नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करते हैं कर्मकार कल्याण बोर्ड की, जिसको लेकर सियासी माहौल पिछले वक्त से गरमाया हुआ है। कर्मकार कल्याण बोर्ड पहले हरक सिंह रावत फिर दमयंती रावत की विदाई को लेकर सुर्खियों में रहा, लेकिन अब इसी बोर्ड में भयंकर गड़बड़ी सामने आई है। पिछले 4 सालों में बोर्ड के खातों में विभिन्न मदों से 482 करोड़ रुपए आए, लेकिन पैसों की बंदरबांट की बात सामने आ रही है। पिछले 2 साल में 403 करोड़ रुपए खपा दिए गए। करोड़ों के ऐसे सामान खरीद लिए गए जिनका कोई इस्तेमाल ही नहीं था। हालत यह है कि बोर्ड के खाते में सिर्फ केवल 78 करोड़ रुपए ही बचे हैं। इसमें भी 15 करोड़ रुपए वो हैं जिनके ट्रांजैक्शन पर बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष ने रोक लगा दी थी। न्यूज 18 के पास इस गड़बड़ी की एक्सक्लूसिव जानकारी है। और अब आपको बताते हैं कि 403 करोड़ रुपए कहां खर्च किए गए हैं। बोर्ड की फाइलों के मुताबिक कोरोना काल में 27 करोड़ रुपए की राशन किट बांटने का दावा किया गया है। मजदूरों की बेटियों की शादी पर 71 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 33 करोड़ की सिलाई मशीनें और 33 करोड़ की ही साइकिलें बांटी गई। 6 करोड़ के कंबल बांटे गए तो इसके दोगुने यानी कि 12 करोड़ रुपए के सैनिटरी नैपकिन बांट दिए गए। इतना ही नहीं, 4 करोड़ रुपए के छाते खरीद लिए गए तो करीब 15 करोड़ रुपए की सोलर लालटेन बांटी गई। अब इस मामले में नई सचिव ने विस्तार से जांच की बात कही है। पुरानी फाइलों को निकलवा रहे हैं, स्पेशली जो फाइनेंशियल रिलेटेड है उनको निकाला जा रहा है। और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि पुरानी फाइलों को जहां पर है लास्ट में खत्म करके हम नई फाइलिंग शुरू करें, ताकि कल को कोई जांच भी होती है या किसी भी स्तर पे कार्रवाई होती है तो हमारे पास हमारा कार्य न रुके। अब देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम जो आएगा तब हम देखेंगे, लेकिन जो भी हम करेंगे अब हम पहली प्रायोरिटी है कि फाइनेंस का कोई यहाँ पे बैठना चाहिए जो आज की डेट में नहीं है। कर्मकार कल्याण बोर्ड के मामले पर हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपना लिया है। हाईकोर्ट ने श्रम मंत्री हरक सिंह रावत और एनजीओ चलाने वाली उनकी बहू से जवाब मांगा है। एक याचिकाकर्ता ने इस गठजोड़ पर सवाल खड़े किए हैं। इकट्ठा करने में ये बोर्ड विफल रहा है और साथ ही साथ बोर्ड के द्वारा बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं एक एनजीओ के माध्यम से चलाई जा रही थी, जो कि तत्कालीन अध्यक्ष के रिलेटिव का एनजीओ था। तो इस पूरे विषय को याचिका में उठाया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसमें सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा था। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। दीपांकर, जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले वक्त में कर्मकार कल्याण बोर्ड का मसला गरमाया रहा था, अब एक बार फिर हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अनुपम, ये जो ऑफिस है कर्मकार कल्याण बोर्ड का, अब इसमें कल जो गठन हुआ है, बोर्ड का गठन हो चुका है नए बोर्ड का, जिसमें शमशेर सत्याल अध्यक्ष हैं। अब ये बोर्ड अपने आगे की कार्रवाई शुरू करेगा, लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा न्यूज 18 ने किया है कि 403 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए अनुपम। और आपने देखा कि साइकिल बांटने में किए गए, मजदूरों की बेटियों की शादी में किए गए, सिलाई मशीनें बांटी गई, यानी 403 करोड़ का बजट। और इस बिल्डिंग से वो सारी फाइलें चली हैं। अब जो आपने सचिव का बयान सुना कि पिछली फाइलें जहां थी वहीं होल्ड कर दी जाएंगी और आगे की जो प्रोसेस होगी, जो फाइनेंशियल वर्क होगा, वो नई फाइल्स में होगा। तो अगर ये बात आगे निकल कर आती है, जांच अगर होती है और सच्चाई अगर सामने आती है, तो हो ना हो इसके पीछे एक बड़ी घपलेबाजी, एक बड़ा घोटाला निकल कर सामने आए। वहीं अंदर खाने अब कांग्रेस भी इस बात की डिमांड का विचार कर रही है कि इसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी जांच करे कि ये इतना बड़ा घोटाला है, इसकी जांच हो और अगर इसमें घोटाला निकल कर आता है तो दोषी जो लोग पाए जाएं उन पर कार्रवाई हो। तो कुल मिला के कर्मकार कल्याण बोर्ड जितना छोटा और जितना अननोन था, यानी किसी के सामने इसकी पहचान नहीं थी, उस बोर्ड के सवाल यहां पर ये दीपांकर खड़ा होता है कि पिछले वक्त में कर्मकार कल्याण बोर्ड को लेकर के हरक सिंह रावत को हटाना, दमयंती रावत को हटाने का फैसला लिया जाना और उसके बाद नाराजगी देखने को मिलना, क्या यह भी एक कारण था कि जिसके चलते दोनों की, दमयंती रावत की और हरक सिंह रावत की, वहां पर इतनी पैठ बन गई थी, इस तरीके से ये सारी चीजों को खेला जा रहा था कि इसीलिए शायद ये नाराजगी व्यक्त की गई थी? अनुपम, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है, वो खबर ये है कि कर्मकार कल्याण बोर्ड का जो पुनर्गठन हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं सोच ये भी थी, पुनर्गठन का कार्यकाल तो होना ही था, 3 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन सोच ये भी थी कि कहीं ना कहीं शिकायतें थी कि बोर्ड में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं। उसके बाद खबरें आई कि बोर्ड की तमाम फाइलें गायब हो चुकी हैं, वो फाइलें यहां पे है नहीं, यानी शिकायतें जरूर थी
और क्योंकि श्रम मंत्री हरक सिंह रावत है तो उनके अंडर ये बोर्ड आता है, उन पर जिस तरीके से उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया, पीछे क्या राजनीति है उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन यह बात जरूर है कि कहीं ना कहीं बोर्ड की जो गतिविधियां थी वो संदिग्ध थी, उसके उन पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे। और उसके बाद अब जब कार्रवाई हुई है कि श्रम बोर्ड के अध्यक्ष पद से हरक सिंह रावत को हटाया गया, सचिव पद से दमयंती रावत को हटाया गया, यानी आने वाले दिनों में अब नई सचिव, नए अध्यक्ष है और अंदर खाने साफ है कि आने वाले दिनों में जो पुरानी फाइल से उनकी जांच होगी, उनके तथ्य खंगाले जाएंगे और सच अगर सामने आता है और अगर इसमें कोई बड़ी जांच होती है तो हो ना हो इस 403 करोड़ में कोई बड़ा घोटाला निकलकर सामने आए। तो दीपांकर, माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर अगर जांच होती है तो पर्दे के पीछे जो खिलाड़ी हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर की बात करते हैं। यूसर की निदेशक अनीता रावत को अपनी तैनाती के 2 महीने के अंदर हटा दिया गया है और उनके मूल विभाग यानी कि उच्च शिक्षा विभाग में ज्वाइन करने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब हाईकोर्ट में अनीता रावत की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी है। सूत्रों के अनुसार ऋषिकेश कॉलेज में जूलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर अनीता रावत की एनओसी की अवधि कुछ समय पहले खत्म हो गई थी। कानूनी दांवपेच में मामला फंसने के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सचिव आर.के. सुधांशु ने अनीता रावत को मूल विभाग में ज्वाइनिंग का आदेश जारी किया है। पूर्व फॉरेस्ट चीफ जयराज के विवादों की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। अब जयराज के एक और आदेश को रद्द कर दिया गया है। वन पंचायतों में प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन का मामला था, जिसमें डीएफओ वन पंचायतों में कंट्रोलर बना दिए गए थे। अब इस आदेश को शासन ने गलत बताते हुए रद्द कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि यह आदेश भी जयराज ने रिटायरमेंट से ठीक 1 दिन पहले लिया था। इससे पहले जयराज ने रिटायरमेंट से ठीक पहले अंधाधुंध 100 से ज्यादा ट्रांसफर कर दिए थे और इन पर भी रोक लगा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। नारसन में तैनात उप शिक्षा अधिकारी बृजपाल सिंह राठौड़ एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार आनंद भारद्वाज ने उनके द्वारा काम में बरती जा रही लापरवाहियों की लिस्ट तैयार कर डीजी एजुकेशन मीनाक्षी सुंदरम को भेजी है। इसमें बृजपाल सिंह राठौड़ द्वारा कई बार नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। शिक्षा अधिकारी हैं, उनके द्वारा ही सारी सूचनाएं मिलती हैं। हमें जो ऑर्डर्स इंप्लीमेंट कराने होते हैं उन्हीं के द्वारा कराने होते हैं और जब उसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, लगातार अवहेलना कर रहे हैं, उच्च अधिकारियों के आदेशों को मान नहीं रहे हैं, अपनी अलग सरकार चला रहे हैं, तो जाहिर है कि स्मूथली रनिंग के लिए हमने उनसे पहले जो 20 अगस्त को दिया गया एडिशनल चार्ज था उसको वापस ले लिया है। कोई बड़ी बात नहीं। बुधवार को त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 20 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कैबिनेट में 40 निकायों से जुड़े नए क्षेत्र में 10 साल तक भवन कर नहीं लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जो राशि करीब 25 करोड़ 47 लाख के आसपास होती है। वहीं चारधाम में ग्रीन कार्ड बनाने की व्यवस्था में भी बदलाव का फैसला लिया गया है। अब 10 सीटर तक वाहन ऑनलाइन ग्रीन कार्ड बनवा सकेंगे। कैबिनेट में हर ब्लॉक में 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाने पर भी मोहर लगी है। वहीं उत्तराखंड कंसारी नीति को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रदेश की हर न्याय पंचायत में एक मधु ग्राम बनाने के फैसले पर भी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकार किया गया है। निकायों में थे जो नवीन क्षेत्र थे, तो जो 10 वर्ष तक इन पर भवन कर का बैठेगा, लगभग 25 करोड़ 47 लाख बैठेगा, जो आकलन एक किया है। तो ये 10 वर्षों तक हम लोग नहीं लेंगे। हाँ। राज्य स्थापना दिवस को खास बनाने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 9 नवंबर को गैरसैंण जाएंगे, जहां सरकार कुछ नई सौगात गैरसैंण और प्रदेश की जनता को देगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि सिर्फ खास मौकों पर गैरसैंण जाने से क्या होगा। इसी साल मार्च में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करके मुख्यमंत्री ने सभी को चौंका दिया था और अब राज्य के 20 साल पूरे होने का समारोह गैरसैंण में होगा, जिसमें भविष्य की योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री कर सकते हैं। क्योंकि वो एक राजधानी है हमारी और उसी निमित्त हम वहाँ पर जा रहे हैं। उसके अलावा कुछ और भी कार्यक्रम वहाँ पर हो सकते हैं, जिन पर अभी हम निर्णय तो ले चुके हैं, लेकिन कुछ फाइल वर्क बाकी है, तो और भी कुछ घोषणाएं यहाँ पर की जा सकती हैं। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के बाद सरकार इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है और हर खास मौके पर मुख्यमंत्री गैरसैंण जा रहे हैं, फिर चाहे वो 15 अगस्त हो या फिर 9 नवंबर। लेकिन यही बात विपक्ष के समझ नहीं आ रही। कभी
15 अगस्त में झंडा फहरा दें, स्थापना दिवस में गैरसैंण चले जाएं, इससे बात बनने वाली नहीं है। मैं देख रहा था बड़े यहाँ पर फ्लैक्स लगे हुए थे कि साहब ऐतिहासिक काम किया। अरे ऐतिहासिक काम क्या किया? अगर आपने झंडा फहरा दिया तो क्या ऐतिहासिक काम है? उसका निर्माण किसने करा ये महत्वपूर्ण है, और वो निर्माण कांग्रेस ने कराया है। अभी भी आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि 58 विधायकों के साथ अगर वो उत्तराखंड की सर्वमान्य और सारी जनता की मांग राजधानी गैरसैंण को घोषित नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये इस आने जाने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी गैरसैंण के विकास को 2022 में बड़ी उपलब्धि बताकर सियासत को साधना चाहती है, तो वहीं विपक्ष ये कहकर सरकार को घेरने में लगा है कि सिर्फ खास मौकों पर गैरसैंण जाने से क्या हासिल होगा। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। पूर्व सीएम हरीश रावत और पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह का टिहरी के डोबरा चाटी पहुंचने पर विस्थापन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे रोलाकोट के ग्रामीणों ने विरोध किया और कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए। हरीश रावत पर सत्ता में रहते हुए ग्रामीणों की उपेक्षा का आरोप लगाया गया। वहीं इसी बीच हरीश रावत के काफिले को रोकने की ग्रामीणों ने कोशिश की। पुलिस और ग्रामीणों के बीच में भारी धक्का मुक्की हुई। डोबरा चांठी पुल पर सियासत जारी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बेमतलब की बात कर रही है। सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि उत्तराखंड राज्य बीजेपी ने बनाया, इस पर कांग्रेस क्या कहेगी? इसी से सारी चीजें तय होंगी कि हमसे पहले वो सत्ता में थे इसलिए उन्होंने बनाया, तो राज्य तो हमने बनाया, फिर तो सब कुछ हमारा जो भी किया है, फिर किसी और सरकार को सरे कहां से जाएगा। और अब आपको कोरोना का अपडेट बताते हैं। बुधवार को कोरोना के 388 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 5 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना के कुल केस अब 63,500 के पार पहुंच गए हैं, जबकि राज्य में एक्टिव केस अब 3,800 के करीब हैं। खबर बागेश्वर से, जहां पर जंगल सर्दियों में धधक रहे हैं। तस्वीरें पतकुराली और नीलेश्वर के जंगलों की हैं, जहां पर लगातार जंगलों में आग फैल रही है, जिससे लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई है। उस साइड से चलते हैं, वो आग ऊपर नहीं हुए हैं क्योंकि एकदम स्लाइड जोन है, वो नहीं हुए। अल्मोड़ा की बाल मिठाई, सिंगौड़ी, चॉकलेट और केचुआ देश भर में प्रसिद्ध है, और जो भी पर्यटक यहां पर घूमने आते हैं वो जरूर अल्मोड़ा की मिठाई को याद के रूप में अपने घर ले जाते हैं। लेकिन अब मिठाई में एक्सपायरी डेट लिखने के फैसले से व्यापारी नाराज हैं और इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं। हमें मिठाई की ट्रे में एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डेट हम लिख सकते हैं लेकिन एक्सपायरी का कोई मानक तय नहीं किया जा सकता कच्चे मालों का। इस खबरें और भी हैं, फिलहाल फ्रैंक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो हमारी ये खबर आपके लिए है। सब कुछ ठीक रहा तो सरकारी स्कूल के 75,000 बच्चों को फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने के लिए शिक्षा विभाग तैयार करने जा रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विभाग सरकारी स्कूल के 75,000 बच्चों को अंग्रेजी स्कूल के बच्चों से कंपटीशन करवाने के लिए तैयार कर रहा है, जिसके तहत बच्चों की वोकैबुलरी को मजबूत करने की तैयारी है। साथ ही बच्चे कॉलेज या नौकरी के समय अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाए ना, इसके लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है। 9वीं से छात्रों को क्लासेस दी जाएंगी, जिसमें सही उच्चारण से लेकर शब्दों की समझ, लिखना और पढ़ना सिखाया जाएगा। 10 लेवल्स के लिए अलग अलग कोर्सेज डिजाइन हुए हैं कि कितना बच्चे को आना है। जैसे वो एक लेवल पूरा कर लेगा, अपने आप ऑटोमेटिक सेकंड लेवल में चला जाएगा। 10 लेवल में आते आते वो बच्चा इंग्लिश बोलने लगेगा, और साथ में जो उसके लिखना है, कम्प्रिहेंशन लिखना है या चीज़ को समझना है, ये सारी चीज़ें वो खुद ब खुद कर पाएगा। तो इससे पूरे प्रदेश के बच्चों को फायदा होगा। वहीं टीचर से लेकर बच्चे भी मानते हैं कि इसकी शुरुआत क्लास 3 से ही हो जाए तो रिजल्ट और बेहतर आएंगे। कंपटीशन के जमाने में जल्द शुरुआत जरूरी है।
इस समय भी अगर ये पहल है तो बहुत अच्छी पहल है, और मैं समझती हूँ कि अगर ऐसा होता है तो हमारे बच्चे ज़रूर उससे लाभान्वित होंगे। अगर हमें इंग्लिश छोटे बचपन से सिखाया जाए तो हम भी उनके तरह कैप्चर कर सकते हैं इंग्लिश को, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी तो मतलब हमें जैसे हिंदी परिवार के जो हिंदी बोलते हैं। हम शुरू से इंग्लिश सीखते तो मतलब हम कहीं भी जाके अब फुल कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोल पाते, हमें किसी के सामने हिचकिचाना नहीं पड़ता, शर्मिंदगी नहीं होती है। वैसे हर शनिवार को स्कूलों में इंग्लिश स्पीकिंग डे मनाया जाता है, लेकिन उसकी हालत भी किसी से छिपी नहीं है। अब जब टीचर और बच्चों को अंग्रेजी बोलने में असहजता महसूस होती है, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि स्पीकिंग क्लासेस का एक कॉन्सेप्ट साकार हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए नगर निगम देहरादून ने प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ अभियान शुरू किया है। इसमें 100 ग्राम प्लास्टिक लाने पर एक मास्क मुफ्त में दिया जाएगा। नगर निगम द्वारा बनाए गए स्टॉल पर कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक लाकर मुफ्त में मास्क ले सकता है। अभियान का उद्देश्य शहर से प्लास्टिक को खत्म करने के साथ ही कोरोना महामारी में मुफ्त में मास्क उपलब्ध कराना है। बहुत बढ़िया है, ये चलना चाहिए। शहर में थैलियाँ कम होंगी, प्लास्टिक कम होगा, सफाई रहेगी नालियों जिससे चौक हो जाती हैं, साफ सुथरा रहेगा। निर्धारित मानक कर रखे हैं कि जो जितनी प्लास्टिक लेके आएगा उसके हिसाब से उनको मास्क निःशुल्क दिए जाएंगे। इसके दो पर्पस होंगे, एक तो जो प्लास्टिक इधर उधर लोग फेंकते हैं या बेकार होती है उसका संग्रहण होगा और उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा ताकि शहर में साफ सफाई बनी रहे। और साथ ही साथ चूँकि कोरोना का खतरा भी टला नहीं है तो लोगों को एक प्रेरणा भी मिलेगी कि लोग मास्क पहनें और अपने आप को कोरोना जैसी विभीषिका से बचाएं। देहरादून के घंटाघर में सौंदर्यीकरण और गांधी पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन का काम पूरा हो गया है। अब शहर वासियों को जहां घंटाघर पर खूबसूरत फाउंटेन नजर आएगा तो वहीं गांधी पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन नजर आएगा। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर इसका उद्घाटन किया जाएगा। म्यूजिकल फाउंटेन के लिए पार्क में बैठने की भी व्यवस्था की गई है। लोगों का काफी पुराना प्रोजेक्ट था घंटाघर का सुदृढ़ीकरण, उसका काफी हम लोगों ने उसको एक खूबसूरत रूप दिया है। कल शाम को हम लोगों ने उसका निरीक्षण भी किया था और उसका भी फाउंटेन चालू हो गया है। इसी तरह से गांधी पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन हम लोगों ने लगाया है जिसका लोकार्पण 9 तारीख को माननीय मेयर महोदय द्वारा किया जाएगा। 9 नवंबर को गैरसैंण से उत्तराखंड का सहकारिता विभाग यानी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट नई स्कीम शुरू करेगा। इसमें 0% ब्याज पर किसानों को 3 लाख तक का लोन मिलेगा। वहीं इससे पहले विभाग 2% और 0% ब्याज पर लोन 1 लाख रुपए की लोन की स्कीम चला चुका है। वहीं कांग्रेस ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत पर बड़ा आरोप लगाया है और लोन बांटने में भेदभाव का आरोप लगाया है। हालांकि मंत्री ने सारे आरोपों को खारिज किया है। आपको बता दूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र जैसे जहां से मैं विधायक था पहले श्रीनगर में, वहां पे सहकारिता मंत्री हैं। कहावत चरितार्थ होती है कि अंधा बांटे रेवड़ी, अपनों को दो दे। मतलब मंत्री जी अपने क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को अधिकारियों को फोन कर करके कह रहे हैं कि फलाने को देना है, फलाने को नहीं देना है। हमने लगभग 5 लाख किसानों को ऋण दिया है और अगर 5 लाख किसान अगर बीजेपी के हैं तो इससे बड़ी क्या हो सकता है। लोग कांग्रेस के लोगों को लग रहा है कि काश हम भी कुछ कर लेते जिस समय उनकी सरकार थी। तो मुझे लगता है कि मुंगेरी लाल के सपने उनको देखने चाहिए। अगली बार भी बीजेपी की सरकार आएगी और हम प्रत्येक किसान को ऋण देंगे। अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने टमाटर की नई किस्म विकसित की है। इसमें विटामिन की मात्रा भी 2 गुनी से अधिक है। टमाटर की नई किस्म वीएल चेरी टमाटर के 1 के नाम से विकसित की गई है, जो पर्वतीय राज्यों के साथ मैदानी क्षेत्रों में अच्छा उत्पादन दे सकता है। संस्थान का कहना है कि टमाटर में विटामिन सी की मात्रा 100 ग्राम में 86 मिलीग्राम है, जबकि सामान्य टमाटर में यह 32 मिलीग्राम होती है। सलाद के लिए बेहतर माना जा रहा है। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पर पंच केदारों में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट आज विधि विधान के साथ, आपको बता दें कि सुबह 11:30 बजे कल शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। इसके बाद बाबा की चल विग्रह डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ के लिए रवाना हो गई। आज डोली चोपता में विश्राम करेगी और कल अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ पहुंचेगी।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।